तो आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोग आने वाले समय में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा में बैठेंगे और इस परीक्षा में आप सभी को मैं बिल्कुल आरंभ से लेकर आपके सफलता तक की पूरी जो एक तरीके से जर्नी है, जो यात्रा है, उसको क्रमबद्धता के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हमारे जो राज्य विधानमंडल हैं या राज्य की सरकार है किस तरीके से काम करती है, क्योंकि आरओ का एग्जाम जो है आपका यूपी पीसीएस के द्वारा लिया जाता है। अन्य स्टेट पीसीएस में भी पीएससी ही लेता होगा। जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का अभी आपको वैकेंसी आ रही है या इसको लेकर के आप लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप ये मान के चलिए कि ये एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ही खास एग्जाम है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं उन सभी को इस फॉर्म को अनिवार्य रूप से भरना चाहिए, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं सभी को एक बार आग्रह करूंगा, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम है यूपी पीसीएस वाला वो भी इसमें काफी हद तक सहयोग आपको करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट अलग है, आरओ का फॉर्मेट अलग है और यूपी पीसीएस का फॉर्मेट अलग है। वहां पे पूरा मेंस रिटन में होता है, यहाँ पे अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप है और चीजें अभी आपकी थोड़ा सा लेवल आपका चेंज है। यहाँ पे फैक्चुअल चीजें हैं ज्यादा और यहाँ पे इतना ज्यादा आपको मतलब वो दबाव नहीं है जो यूपी पीसीएस में है, लेकिन एक बैकअप प्लान की तरफ आप रख सकते हैं। और मैं यहां तक जानता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे और आरओ का एग्जाम उन्होंने 2021 में इससे पहले हुआ था और इससे पहले 2016 में भी हुआ था। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि वो पहले आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आरओ दिया और उनका हो गया। तो और आज के समय पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि आज लखनऊ सचिवालय में बैठे हुए हैं, वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सेशन में देखो सब कुछ डिस्कस करेंगे, फिर मेरा क्या रोल होगा, मैं आपका क्या क्या सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा, यहां तक कि मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा A to Z। ठीक है, कुछ लाइव सेशन भी हैं और कुछ आपको एक शेड्यूल्ड क्लासेस भी दी जाएंगी कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है। शेड्यूल्ड क्लासेस प्लस लाइव सेशन, इन दोनों के साथ आपकी कंप्लीट कंप्रीहेंसिव तैयारी भी कराई जाएगी वीकली टारगेट के माध्यम से। तो उसकी जानकारी, सूचना भी दूंगा। एक कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको, जो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आजाद आईएएस एकेडमी का ऐप है या आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का ऐप है, इसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच या कंप्लीट रिवीजन बैच भी आपको आरओ के लिए मिल जाएगा, समीक्षा अधिकारी के लिए, और कुछ लाइव सेशंस भी है। लेकिन आज मैं आपको एक पूरी कंप्लीट जर्नी बताने वाला हूं कि आरओ क्या कार्य करते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं तो थोड़ा सा आपको मोटिवेशन ज्यादा आएगा, आप चीजों को समझ पाएंगे कि आखिरकार आप किस पद की तैयारी को लेकर तैयार हो रहे हैं और वहां पे जाकर आपको क्या काम करना होगा। जो हमारे देश में प्रशासन की हायरार्की है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो पहले एक बार इसे समझ लीजिए। एपीएस वाले बच्चे भी हैं बहुत सारे, जो अभी अपर निजी सचिव का एग्जाम आया है उसके जुड़े हुए बच्चे भी इस सेशन में रहें, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं लखनऊ सचिवालय की तस्वीर है। ठीक है, सबसे पहले जब मैं शुरुआत करूंगा इस सेशन की तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आरओ की जो जॉब है आपकी वो एक राजपत्रित जॉब है, गस्टेड जॉब है ना। ज्यादातर देखिए जितने भी बड़े बड़े आपके विभाग हैं हमारे, वो लखनऊ में हैं, सारे मंत्रालय लखनऊ में हैं, सचिवालय लखनऊ में है आपका। और इसके अलावा 2-3 संस्थान और हैं जहां समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर पद आता है। एक तो लोक सेवा आयोग हमारा प्रयागराज में है और एक आपका जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वहां पर भी आरओ की भर्ती निकलती है। एक आरओ आपका हाई कोर्ट का भी होता है ना, हाई कोर्ट के लिए वो अलग भर्ती उसकी भी निकलती है। अब इनका पाठ्यक्रम और सिलेबस में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सिलेबस भी समझेंगे आज मैं मतलब सब कुछ समझाने जा रहा हूं। इसलिए आने वाला जो 2 घंटा है ना आपको मुझे देना है। 2 घंटे में आपको इस एग्जाम को लेकर पहली बात तो आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको पूरे डाउट और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी। सभी लोग बिल्कुल रेडी रहें, मुस्तैद रहें। और आज केवल समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर आपके मन में यदि कोई डाउट है, आपके मन में कोई दुविधा है, तो निश्चित तौर पे उस दुविधा को आज दूर कर लीजिएगा। कोई समस्या नहीं रहेगी, पहले मुझे इत्मीनान से समझने दीजिएगा, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए ये लखनऊ सचिवालय है ना, ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का सचिवालय है। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी केंद्रीय सचिवालय होता है ना।
और सचिवालय सबसे प्रमुख संस्थाओं में से एक होती है। ये मान लीजिए किसी भी राज्य का सचिवालय से ही वहां का कार्य प्रशासन जो है संचालित होता है, नीतियों का निर्माण होता है, किसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। तो एक हायर अथॉरिटी के तौर पे संस्था होती है और इन सचिवालयों में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। आपके जितने भी हमारे बड़े बड़े विभाग हैं, मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, मैं यहाँ पे चलो कुछ आपको विभागों के नाम लेता हूँ, आप लोगों को अभी विभागों के बारे में भी बताऊंगा। देखिए कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? जिन डिपार्टमेंट पे जो है जॉब लगती है, बहुत सारे लोग जो है जाते हैं। जैसे आपका जो है मान लीजिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम को निवारण के लिए हम लोग काफ़ी सारे कार्य करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ते हैं। तो एक बार यहाँ पे क्रम से सारी चीज़ें समझेंगे। हाँ देखिए, एपीएस वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा इत्मीनान से रहें आप लोग भी। एपीएस के लिए भी यहाँ पे मैं पूरा सिलेबस डिस्कशन करूंगा, आरओ का तो करूंगा ही, लेकिन साथ में जो अपर निजी सचिव का भी वैकेंसी आया है उसका भी सिलेबस डिस्कशन होगा और उसको लेकर के भी एक डिटेल डिस्कशन हमारा चलेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा, सभी लोग थोड़ा सा मतलब अब इत्मीनान से बैठे हैं। अब कोई भी कमेंट में ये ना करे कि आप लोग बार बार आरओ और एपीएस लिख रहे हैं। ये दोनों एग्जाम को लेकर आप लोगों के साथ में उपस्थित हुआ हूं, तो इन दोनों परीक्षाओं को लेकर ही मैं आपको सूचना प्रदान करूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं इस एग्जाम को, तब तक आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ नहीं पाओगे। मेरा काम यह है कि आप पहले उसको बेसिक टू एडवांस हर तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए, तभी तो आप एग्जाम की सही से जो है तैयारी कर पाएंगे ना। एग्जाम देने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं सभी लोग? अभी कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं पूछेगा। बाकी आपका चैट सेक्शन है, मैं देख रहा हूं। जब मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए कहूं तब उस समय आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होइएगा। हाँ हाँ ठीक है। करंट अफेयर, पूजा कुमारी जी, करंट अफेयर से लेके हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, क्यों परेशान है? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं इतना शानदार काम करवा रहा हूं, कोई चीज आपकी बचेगी नहीं कि करंट अफेयर्स आपका बच गया या कुछ भी बच गया, कुछ भी बचेगा ही नहीं। जब सब कुछ के लिए मैं हूं तब अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, मेरे हाथ में छोड़ देना है। जीएस के सारे टॉपिक, करंट अफेयर्स, हिंदी, हर चीज। ठीक है, और आप लोगों को जितना मैं बताऊं, जितना निर्देशित करूं, बस उसको मान के चलना है। यदि आप उतना मान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। बस ये है कि उतना डेडिकेशन आप दे पाएं जितना मैं आपको बताऊं। पर डे मुझे आपके 6 से 7 घंटे चाहिए होंगे कम से कम, जिसमें आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, 6 से 7 घंटे तो मैं आपके लूंगा ही लूंगा, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे चीजों को डिस्कस करेंगे 1 2। देखिए क्या होता है आमतौर पे, जो हमारे देश की सरकार चलती है सबको जानना है। कल के दिन आप लोग आईएएस पीसीएस वाले बच्चे भी है ना, वो भी जान ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पदों के नाम लूंगा जो पद आप लोगों के होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे देश में सिस्टम कैसे बना हुआ है। एक तो पहली बात, हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। हमारा देश है भारत। ठीक है, हमारे देश में कैसी प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली, संघ है हमारा देश। किसका किसका संघ है? एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है। मैं एक बार आरओ तक आपको ले जाना चाहता हूं। ठीक है, एक तरफ आपका क्या है? केंद्र है, केंद्र सरकार होती है ना, केंद्र सरकार, और दूसरी आपकी होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, बहुत शॉर्ट में इसको समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। केंद्र सरकार में आपकी 3 संस्थाएं, सरकार की 3 प्रमुख संस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी, पहली संस्था क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। पहली संस्था होती है आपकी विधायिका, विधायिका। ठीक है, दूसरी संस्था होती है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरी संस्था होती है आपकी न्यायपालिका। क्या आरओ का एग्जाम आप देंगे तो क्या न्यायपालिका का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे आप। क्या विधायिका का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, आप कार्यपालिका में रहेंगे। अभी मैं आऊंगा। ऐसे ही राज्य सरकारों के अंतर्गत क्या है आपका, यहां पर भी 3 बॉडी होती हैं। पहली आपकी विधायिका, राज्यों में भी यही होती है। सरकार के 3 अंग आप लोग पढ़ते हैं ना, कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पे देखो क्लास भी आप लोगों की हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम समझिए तो सही कि आप सरकार के किस तंत्र का हिस्सा बनने वाले हैं।
न्यायपालिका, 2 मिनट लगेगा। ये एक बहुत आसान है, आप लोग सभी जानते होंगे। जो सेंट्रल यहाँ पे क्या है, विधायिका का नाम है संसद। आपकी विधायिका का नाम क्या है, संसद। अभी नई संसद भी भारत को मिल गई है। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखो इनका भी अपना सचिवालय होता है, लोकसभा का भी सचिवालय होता है और राज्यसभा का भी सचिवालय होता है। इसकी वैकेंसी अलग से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे भी महासचिव होते हैं ना आपके, तो ये वैकेंसी अलग है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर भी अलग से, यहाँ पे क्या होते हैं, इसमें संसद होती है विधायिका में, प्लस साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं इसमें, है ना। विधायिका के 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लोकसभा और राज्यसभा। ये एक तरीके से पूरी सिस्टम होती है आपकी। मैं सब कुछ बना दूंगा, पहले चीजों को समझो। ये एक वर्कशॉप सेशन है, यहाँ पे मैं बहुत चीजें समझाता हूँ। पहले सरकार के किस हिस्से से आप जुड़ोगे उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति होते हैं आपके, राष्ट्रपति, ठीक है। यहां पे आते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। राष्ट्रपति के साथ साथ मंत्रिपरिषद होती है यहाँ पे, मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं ना, सबके मंत्रालय होते हैं, ठीक है। जितने भी मंत्री होते हैं आपके, जैसे विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपके रक्षा मंत्री हैं, तो ये बहुत सारे मंत्रालय होते हैं आपके, मंत्रालय, ठीक है। अब देखो कार्यपालिका में और क्या क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, महान्यायवादी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो सब होते हैं ना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे क्योंकि आपको कुछ समझाना है। ऐसी सेम स्थिति यहाँ पे भी होती है राज्य में। देखो केंद्र की विधायिका को संसद बोलते हैं और राज्य की विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राज्य विधानमंडल। कहीं पे 1 सदनीय है, कहीं पे 2 सदनीय है। तो यहाँ पर जहाँ पर 2 सदनीय है वहाँ पे विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है ना, विधानसभा और विधान परिषद। और यहाँ पे राज्यपाल होते हैं, 3 लोगों से मिलकर के विधायिका बनती है यहाँ पे, राज्यपाल। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होती है, वैसे यहाँ पे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होती है। अब हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका को हेड करते हैं यहाँ पे राज्यपाल, और राज्यपाल की क्या होती है, अपनी मंत्रिपरिषद होती है। अब आप समझिएगा, मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद भी होती है। और यहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री आपके होते हैं, बाकी महाधिवक्ता होते हैं, सारी चीजें आप जानते हैं। अब इनका भी मंत्रियों का क्या होता है, मंत्रालय होता है, मंत्रालय। हम यहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सरकार है आपकी, सरकार के अंग है। अब यहां पे देखिए मंत्रालय जो आपका होता है, इस मंत्रालय में कई सारे विभाग होते हैं। देखो अब ये कैसे बटा होता है, मंत्रालय कई सारे विभागों में बटा होता है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। मंत्रालय में कई सारे विभाग होंगे, ठीक है। मैं विभागों की बारे में आपको एक बार पूरी कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा। हर जगह पे मतलब ये राज्य वाइज हो सकता है कि इस राज्य में कितने विभाग हैं, है ना, सभी जगह पे अलग अलग विभाग होते हैं। तो मंत्रालयों में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग होता है, गृह विभाग होता है, राजस्व विभाग होता है, खाद्य और कृषि विभाग होता है, वित्त और योजना विभाग होता है आपका, है ना, विधि विभाग होता है, सिंचाई और विद्युत विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, उद्योग विभाग होता है। हर मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे, एक एक मंत्रालय के अंतर्गत कई बार 3-3, 4-4 विभाग होते हैं आपके, ठीक है। जैसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे विभाग होते हैं, ठीक है। विधायी विभाग होता है, पंचायती राज विभाग होता है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यातायात सड़क पर भवन विभाग होता है, आवास नगर पालिका प्रशासन विभाग होता है, समाज कल्याण विभाग होता है, वन विभाग होता है, पर्यावरण विभाग होता है, ग्रामीण विकास विभाग होता है, महिला एवं बाल कल्याण विभाग होता है। ऐसे करके कई सारे क्या किस में बटा होता है वो, मतलब जितने भी आपके मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय कई सारे विभागों में बटे होते हैं। किसमें बटे होते हैं, विभागों में। अब यहाँ पे कई सारे अधिकारी होते हैं, मतलब मुख्य सचिव सबसे बड़ा पद होता है आपका, सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, ठीक है। अभी मैं इनको बताऊंगा, ये क्रम भी आपको बताऊंगा। मुख्य सचिव होते हैं, विशेष सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं आपके, ठीक है, प्रधान प्रतिवेदक होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब IAS PCS लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। प्रधान सचिव ये सब बहुत, मतलब आप सोचिए सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सिक्योरिटी लेवल की पोस्ट होती है। इधर के पोस्ट देखो, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं, मैं अब स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। निजी सचिव भी होते हैं। अभी आपको पता है ना, एक APS का फॉर्म आया है आपका, अपर निजी सचिव का फॉर्म आया है, तो निजी सचिव भी होते हैं, ठीक है। उप सचिव का पोस्ट भी होता है, अनुसचिव का भी पोस्ट होता है, कई सारे पद होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को।
अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यदि आप डिपार्टमेंट में सरकार को कभी कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत को किस तरीके से हल किया जाता है, और वहां पे आरओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, समीक्षा अधिकारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वहां पे आरओ बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, आरओ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं आपके। तो यही चीज मैं आपको सिखाने और बताने जा रहा हूं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को ही बता देगा। मैं चाह रहा हूं बहुत बेसिक टू एडवांस सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे, और पहली बार इस पद के महत्व को समझिए कि इस पद का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये पोस्ट में आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय के बाद विभाग होते हैं हमारे, है ना, और विभाग में कई सारे आपके अधिकारी, मंत्रालय में तो मंत्री होते हैं आपके, है ना, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं मंत्री बनते हैं ना। विभागों में मैं एक बार थोड़ा सा अधिकारियों को थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं। एक तो आपकी मुख्य सचिव होते हैं, सबसे बड़े मुख्य सचिव होते हैं आपके। ठीक है, मुख्य सचिव के बाद कई सारे सचिव होते हैं आपके, सेक्रेटरी, ठीक है, विशेष सचिव भी होते हैं, संयुक्त सचिव भी होते हैं आपके, ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसे हम बोलते हैं, संयुक्त सचिव। ये बहुत बड़े पोस्ट हैं, ये इंडिया के टॉप पावरफुल पोस्ट हैं, जिसमें आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी होते हैं आपके। ठीक है, फिर इसके बाद विशेष सचिव होते हैं आपके। ये सब फिर आप यूपी पीसीएस और आईएएस में पढ़ेंगे, इनके ये बनना है तो इसके लिए वहां जाना पड़ेगा। अभी आरओ भी आएगा, आरओ का भी नंबर मैं लेकर आऊंगा कि आरओ कहां पे होते हैं। इसके बाद उप सचिव होते हैं आपके, बहुत सारे उप सचिव होते हैं, ये एक दो नहीं होते, एक एक डिपार्टमेंट में काफी सारे होते हैं। फिर इसके होते हैं अनुसचिव, इन्हीं को प्रभारी अधिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुसचिव भी होते हैं। ठीक है, प्रभारी अधिकारी, ये सब प्रमोशन के बाद धीरे धीरे एक आईएएस अधिकारी काफी लंबे समय अंतराल के बाद यहां पहुंचते हैं, प्रभारी अधिकारी। ये सब डिसीजन मेकिंग लेवल की हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग लेवल की ये पूरी पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद एक होता है आपका अनुभाग। विभाग किसमें बटा होता है? कई बार कई अनुभागों में बटा होता है अनुभाग। अब स्टेट वाइज भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। अनुभाग में अनुभाग अधिकारी होते हैं आपके। क्या होते हैं? अनुभाग अधिकारी। समझ रहे हैं बात को? और यहीं पे आपके होते हैं, इसी को हम एसओ भी बोलते हैं आपके, सेक्शनल जो ऑफिसर है ना, एसओ भी होते हैं। यहीं पे आपके जो है समीक्षा अधिकारी होते हैं, समीक्षा अधिकारी। आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक गस्टेड और राजपत्रित पोस्ट है, समीक्षा अधिकारी। जो हमारी बात होनी यहाँ पे होनी है। अब इनके नीचे कई सारे अधिकारी होते हैं, पूरी एक जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ भी होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, एआरओ होते हैं। इसके अलावा कई सारे टाइपिस्ट होते हैं, जिनको हम टंकणकर्ता बोलते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे पूरी अलग वो एक हायरार्की क्रिएटेड है। आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात को? सभी लोग कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है सभी को? मैंने क्या आपको समझा रहा हूं? मैं तो आपको सिर्फ पहली बात समझाना चाह रहा हूं कि आरओ काम कहां पे करते हैं, क्योंकि ये चीजें बच्चों की क्लियर ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं है। बस आरओ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सिलेबस पढ़ रहे हैं, बस हो गया। क्या आरओ को लेकर के एक हमारी, अब देखो जो आरओ की आपकी वैकेंसी आती है ना, एक तो देखिए यहाँ पे आप देखिए वैकेंसी से मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही निकाला है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपकी पोस्ट लगेगी यदि आपका सिलेक्शन होता है। एक तो पहली बात पे ग्रेड 4800 पे ग्रेड है, ये मतलब पीसीएस रैंक, बहुत सारी पीसीएस की ऐसी पोस्ट हैं जिनका 4800 पे ग्रेड है। तो पहली बात 4800 पे ग्रेड है। दूसरा गस्टेड जॉब है। तीसरा जो है आपका सचिवालय में पोस्टिंग है आपकी। ट्रांसफर बहुत कम होते हैं, मतलब ट्रांसफर के चांस बहुत कम है। आप लखनऊ में शिफ्ट हो सकते हैं परमानेंटली, ये मान लीजिए इस पोस्ट में। और ये आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपका निकलता है, पीएससी में भी आपकी ये पोस्ट निकलती है। जो जैसे यूपी पीसीएस है ना, वहां से भी ये, वहां पे भी आपको काम करने का अवसर मिलता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में भी आपको पोस्टिंग हो सकती है। और ये कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में भी आपको पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, कार्यालय उत्तर प्रदेश, ये जो आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेकर। तो देखिए उत्तर प्रदेश सचिवालय की ज्यादातर पोस्ट होती हैं आमतौर पे, लोक सेवा आयोग में भी पोस्ट होती हैं, राजस्व परिषद में भी होती है, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जहां पे काम करने को आपको मिलेगा। ठीक है,
तो ये संस्थाएं हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की। अब एक बार देखिए, अब आप में से ज्यादातर लग रहा होगा कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। मैं अभी सबसे पहले आता हूं आपकी अर्हता से। बहुत डाउट है बच्चों को, फॉर्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सर हमारे पास तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, सर हमारे पास ओ लेवल नहीं है, सर हमारे पास तो टाइपिंग का नहीं है। तो भैया एक बार पहले ध्यान से समझो क्या है मामला। ठीक है, मैं श्रीबा जडेजा जी, देखो बेटा अभी आपके एग्जाम को मैं तो बाद में बताऊंगा। हाँ देखो अब यहाँ पे आ गया प्रिंस द्विवेदी जी का कि सर जी ओ लेवल चाहिए क्या। अब आज पहले ये क्लियर कर लो कि आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, पहली बात इसमें दिया गया सिंपल सा, इसमें बोला गया है कि अभ्यर्थी को क्या होना चाहिए, कब तक, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक आपके पास क्या जाना चाहिए, एक सर्टिफिकेट आना जाना चाहिए। किस चीज का जाना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। मतलब उसी के समकक्ष कई सारी डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनको ग्रेजुएशन के समकक्ष माना जाता है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो ओ लेवल वाले हैं इन तक भी मैं पहुंचता हूं, लेकिन पहले इस बार समझिएगा। देखो दो प्रकार की वैकेंसी आएंगी जब आपकी आएंगी। पहली आएंगी सामान्य चयन, सामान्य चयन, और कुछ आएंगी विशेष चयन के लिए, विशेष चयन के लिए। तो जो विशेष चयन की सीटें होती हैं ना, आमतौर पे इन पे क्या होगा, आपको कुछ विशेष योग्यता भी चाहिए। विशेष चयन के लिए विशेष योग्यता, सामान्य चयन के लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, स्नातक प्लस 21 साल की आपकी आयु होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 21 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल देव जी। अब एक बार पहले समझिए इसमें सामान्य चयन, ठीक है, और विशेष चयन। विशेष चयन में विशेष योग्यताएं चाहिए। अब क्या है विशेष योग्यताएं, यहां पे लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहां पे सामान्य चयन में तो ऊपर लिख दिया गया है कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास हो। ठीक है, और इसका उल्लेख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में करे आपको। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है यदि कोई विशिष्ट योग्यता चाहिए होगी तो उनके पद बताए गए, इनकी शैक्षणिक अर्हता बताई गई है। पहली बात, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, मैं एक चीज से आप लोगों से बहुत खफा हूं। किस चीज से खफा हूं, कभी भी नोटिफिकेशन आता है पूरा पढ़ते ही नहीं हो। अभी अपर निजी सचिव का आया हुआ है, नहीं पढ़ा होगा आपने। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्या पढ़ोगे, जो किसी ने बता दिया। देखो एक, यदि आप मतलब कि मेरा मानना यह है कि यदि आप जो है ना बहुत ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत सिंसियर कैंडिडेट है, कम से कम एक बार अपना नोटिफिकेशन तो पढ़िए, कम से कम एक बार नोटिफिकेशन तो पढ़िए कि भाई क्या नोटिफिकेशन में आयोग ने क्या क्या चीजें कही हैं आपको, है ना। मुकुल देव जी ठीक है। अजय सिंह जी कह रहे हैं सर इवनिंग में नहीं, प्रीलिम्स की क्लास इवनिंग में, मतलब 6:30 पे। मैं समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं आप। एसके ड्रीमर जी बिल्कुल, कोई भी स्टेट पीसीएस के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यूके वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये विशेष चयन में ये लिखा हुआ है विशिष्ट शैक्षणिक योग्यताएं। तो एक तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए, ये समीक्षा अधिकारी लेखा की आपकी पोस्ट है। इसमें आपका पूछा गया, पहली बात क्या है, पहली बात तो लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक होने चाहिए आप, इसके लिए साफ लिखा हुआ वाणिज्य में स्नातक होने चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तरीय प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पे ओ लेवल लगेगा। ये वाली पोस्ट यदि आप भरेंगे, यदि ये चीज आपके पास है तो आप ये वाला पोस्ट भी भर सकते हैं, इसकी भी सीटें आएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ओ लेवल वाले पहली बात देखें यहाँ पे क्लियर है ना। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा, क्लियर करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लो, ये 3 चीजें आपकी यहाँ पे पूछता है ये वाली पोस्ट के लिए। दूसरा सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय में है। यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपका पास हिंदी साहित्य से या संस्कृत साहित्य से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये समीक्षा अधिकारी हिंदी वाली जो पोस्ट आएगी उसमें ये वाला आपके पास होना चाहिए। ये मैं फिर बता रहा हूं, सामान्य चयन नहीं है, विशेष चयन है।
सामान्य चयन की सीटें ज्यादा होती हैं हर बार, विशेष चयन की कुछ सीटें आती हैं। तो यदि ये योग्यता रखते हैं तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद उर्दू के लिए भी पूछ रहा है कि भैया उर्दू के लिए, अब देखो आयोग को जितनी भी उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीयक लैंग्वेज है, पहली भाषा हमारी हिंदी है, दूसरी भाषा हमारी उर्दू है, तो उर्दू के लिए भी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य, उर्दू साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि, है ना, स्नातक की उपाधि मान्यता प्राप्त अर्हता, और ऐसे मामले में जामिया उर्दू या अलीगढ़ की अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यह भी क्लियर कर दिया है, जामिया उर्दू या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अदीब एक कामिल की परीक्षा, तो भी इसको माना जाएगा। ठीक है, यह पोस्ट मुझे लगता है बहुत कम बच्चों के लिए होगी, आमतौर पे कम ही होंगे इसके, पर्शियन और उसके। हिंदी साहित्य से तो बच्चे आमतौर पे रहते हैं, तो एक तो ये हो सकती है, और ये आपका अकाउंटिंग वाले भी होंगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, जो विशेष चयन में है आपकी पोस्ट है। इसके बाद ये देखो एक और फिर आपकी लेखा की है, तो यहाँ पे सब ये तीन वही है, लेखा वाले में वही ओ लेवल चाहिए, अकाउंटिंग वाणिज्य में चाहिए, और आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए है, और आपको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रखा आयोग ने, देखो क्लियर कर रखा कि आपको क्या क्या चाहिए विशेष चयन में। सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो सहायक समीक्षा अधिकारी, देखो सहायक समीक्षा अधिकारी का काम ही अलग होता है, आरओ का काम अलग होता है, आरओ का काम अलग होता है। अच्छा क्या बताओ, आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको काम बताऊं कि आरओ क्या काम करते हैं, कैसे गवर्नमेंट तक आपकी प्रॉब्लम पहुंचती है और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। यदि आप लोग यहाँ पे कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल फिर पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि आरओ कैसे काम करते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट में उनकी भूमिका होती है, क्या करेंगे जाकर के। एक बार यदि कमेंट में आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा आपको एक बार शुरू से बताऊंगा, और ये सबको जानना चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट पे जाकर के आपका भी एक योगदान है ना। आरओ भी उसी की एक कड़ी है। सिस्टम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। ठीक है, सिस्टम यहां तक कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े पद हैं भारत के, इन पदों को भी देश की प्रशासन चला रही है, परमानेंट कार्यपालिका चला रही है हमारी। हाँ, सभी लोग चाहते हैं, तो मैं अभी आऊंगा। ठीक है, अभी उस पे देखो, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बोल रहा है भैया टाइपिंग टेस्ट चाहिए, ये सब टाइपिंग वाइपिंग के लिए विशेष चयन में सब लिखा हुआ है। तो यदि आप इन वैकेंसी को कोई भरते हैं तो जो इनमें योग्यताएं लिखी गई हैं, इन योग्यताओं को आपको अपने पास धारित करना होगा। और जो सामान्य चयन, ये तो यूपी पीसीएस में भी होता है, कुछ विशेष पद निकाले जाते हैं, उनमें आपको स्पेशल आपसे जो है डिग्रियां मांगी जाती हैं, है ना, जो जहां की रिक्वायरमेंट है। अब एक बार समझिए कि आरओ काम क्या करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग साथ साथ मेरे बनाएं। ठीक है, सभी के लिए देखो, आप थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग जानने वाले हो, आप लोग ऐसा जानने वाले हो जो कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में बहुत कम लोग जानते हैं। आप लोग आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस को जानते हैं, कभी आप ये नहीं जानते कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहाँ काम करते हैं। तो काम करने के लिए मैंने जगह आपको बताई कि लखनऊ सचिवालय में आपकी पोस्टिंग होती है। लखनऊ सचिवालय हो गया, और भी कई सारे संस्था मैंने जैसे कि बताई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी वैकेंसी निकलती हैं, और आपकी जो है जो राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वहां पर भी, जो निर्वाचन राज्यों का होता है ना, राज्यों में भी, और इसके अलावा जो है आपके राजस्व विभाग में भी कुछ वैकेंसी निकलती हैं। तो अलग अलग, लेकिन ज्यादातर आपकी सचिवालय में ही पोस्ट आपकी होती हैं। अब देखिए, आमतौर पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए आपको सरकार को कोई भी शिकायत करनी है किसी बात को लेकर के, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, और ऐसी देश में सोचे कितनी बड़ी जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी बड़ी जनसंख्या है। तो कई बार आम जनता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री महोदय को या अन्य किसी भी मंत्री या विभाग को खत लिखे जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, समस्या से अवगत कराया जाता है। तो कई बार आप लोग लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। हम समझने जा रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है, किस तरीके से हमारे देश में प्रशासनिक हायरार्की बनी है और कैसे शिकायतों का निवारण किया जाता है हायर लेवल में। ठीक है, तो मान लीजिए आम जनता के द्वारा कोई पत्र लिखा गया, आम जनमानस ने कोई पत्र लिखा। ठीक है, अब ये पत्र जब लिखा जाएगा तो किसी न किसी विभाग से जुड़ा होगा, है ना, किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। मैंने आपको कितने सारे डिपार्टमेंट बताए, ग्राम विकास विभाग हो सकता है, गांव से जुड़ी हुई कोई समस्या है ना,
शिक्षा विभाग हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप लोग पत्र लेखन करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई पत्र लिखा, कोई लेटर लिखा, अब वो लेटर कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा मुख्यमंत्री कार्यालय या किसी मंत्री के कार्यालय पहुंचेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्री के कार्यालय में पहुंचेगा। अब वहां पे तो आपको पता है एक लेटर नहीं पहुंचता है, वहां पे लेटर ही लेटर, दिन भर यही काम होता है, वहां पे तो लोगों की शिकायतें पहुंच रही हैं लगातार। अब एक चीज समझिएगा, ठीक है, पत्र आपने भेजा, ठीक है, मान लीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा, जो भी आप एड्रेस डालेंगे, या किसी मंत्रालय के कार्यालय में पहुंचा, किसी मंत्रालय में पहुंचा, ठीक है, ठीक है, किसी मंत्रालय में पहुंचा कोई भी लेटर। जब यहां पर लेटर होता है तो इसके बाद यहां पे लेटर्स की स्क्रीनिंग की जाती है। यहां पे भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है लेटर्स की, ये किस डिपार्टमेंट का लेटर है, कहां से जुड़ा हुआ है, कौन सी समस्या से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि किस विभाग से जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद उस विभाग को भेज दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। समझिएगा इस बात को, ठीक है, उस विभाग को भेज दिया जाता है कि भैया ये आपके ग्राम विकास विभाग से जुड़ा हुआ लेटर है, आप इस समस्या का समाधान करिए, ठीक है। अब इस विभाग से जब इस विभाग में लेटर पहुंचता है तो अब आपको पता है कि विभाग में तो वहां पे भी बहुत सारे लेटर आ रहे हैं, और ऐसे में हर एक लेटर को समझ पाना, कर पाना, तो इसको क्या किया जाता है, संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाता है, ठीक है। विभाग किसमें बटा होता है? अनुभाग में। मैंने शुरू में इसीलिए आपको पूरा क्रम बताया कि क्या डिपार्टमेंट के क्रम होते हैं। तो विभाग क्या करता है, संबंधित अनुभाग को भेज देता है, संबंधित अनुभाग मतलब सेक्शंस को भेज देता है, अनुभाग को। अनुभाग में एक अधिकारी होता है जिसको हम बोलते हैं अनुभाग अधिकारी। यहां पे क्या होता है, सेक्शन ऑफिसर होता है, इसको हम बोलते हैं एसओ। यहां पे होता है अनुभाग अधिकारी। अब अनुभाग अधिकारी क्या करता है, पत्र की कार्यालय की जांच करता है कि ये किस पत्र से किस कार्यालय से जुड़ा हुआ है। मतलब कि कोई भी अनुभाग होता है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, और उस पत्र को आवंटित करता है कि ये किस समीक्षा अधिकारी को जाना चाहिए। आप सोचिए, एक मंत्रालय है, मंत्रालय में कई सारे विभाग हैं, विभाग में कई सारे अनुभाग हैं, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट, कई सारे कार्यालय हैं, और हर कार्यालय में समीक्षा अधिकारी बैठे होते हैं। तो जो एसओ होता है आपका अनुभाग अधिकारी होता है, इसका काम होता है कि ये किसके पास जाएगा कौन सा लेटर, ये मार्क करके लेटर को वहां पे भेजता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मार्क करना, ठीक है। ये कार्य लेटर का आवंटन करना, पत्र का आवंटन करना, पत्र का आवंटन करना कि ये पत्र संबंधित आरओ के पास जाएगा, ठीक है, कि कौन सा पत्र कौन सी समस्या किसके पास जाना चाहिए, ठीक है। अब ये पत्र जब ये चीज तय हो जाती है तो ये इसके बाद जाती है एआरओ के पास। एसओ के बाद कहां जाती है, एआरओ के पास, सहायक समीक्षा अधिकारी के पास। अब एक चीज समझिएगा, जो एआरओ आपका होता है, एआरओ का काम होता है एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना कि ये कौन सा पत्र नंबर था। एक तरीके से एआरओ एक रजिस्टर कीपर पोस्ट है, जहां पे आपको एंट्री करनी है, रजिस्टर में लिखना है, रजिस्टर मेंटेन करना है कि ये पत्र आया और इस पत्र को किसके पास पहुंचाना है, मतलब उसका नंबरिंग। तो ये दोनों रूप में करता है, डिजिटल भी करता है और इसका एक ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है। तो एआरओ क्या करता है, संबंधित जो लेटर आया है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर जो है क्या करता है, मेंटेन करेगा, ठीक है, और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जरूरी है रिकॉर्ड। और इसके बाद जिस एसओ के द्वारा जिस आरओ को वो क्या किया गया है, मार्क किया गया है कि इस आरओ के पास जाना चाहिए, इसके बाद वो उस आरओ के पास जाता है, मतलब समीक्षा अधिकारी के पास जाता है लेटर आपका। समझ रहे हैं भाई सभी लोग? हाँ, सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, फिर आपके सहायक समीक्षा अधिकारी के पास जाता है लेटर, इसके बाद आपका एआरओ के पास जाता है लेटर। अब जो एआरओ के पास जब लेटर जाता है, अब समझिए यहीं से सबसे बड़ी शुरुआत, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एआरओ की। एआरओ को शासन की रीढ़ कहा जाता है। क्यों? वो माफ करेगा आरओ को क्यों? क्योंकि आरओ क्या करेगा, अब इस पत्र को पूरा पढ़ेगा, इस पत्र को पढ़ेगा, पत्र को पढ़ने के बाद
पहले तो पत्र को पढ़ेगा। अब आप खुद सोचिए, कोई आम आदमी कोई भी लेटर लिखेगा, उसे नहीं पता कि सरकार के क्या नियम कानून है, कैसे लेटर का ड्राफ्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम तो आम एक व्हाइट पेपर में हमने लिखा और साइन करके भेज दिया। तो अब आरओ का काम क्या होगा, उसको ड्राफ्टिंग करना, उसको नोटिंग करना। दो काम होते हैं इसके, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग, ठीक है, दो काम करता है आपको आरओ। नोटिंग के अंतर्गत क्या करेगा, पत्र को पढ़ेगा और जो देखेगा कि इससे संबंधित हुए ये नियम है, उनके हिसाब से पत्र को सार रूप से लिखेगा। पत्र को क्या करेगा, सारगर्भित रूप से लिखेगा, ताकि कम भाषा में चीजों को समझ में आ जाए। तो पत्र मान लीजिए 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 10 पेज का है, तो उसको सार रूप में लिखेगा और पत्र की ड्राफ्टिंग करेगा। क्या करेगा, इसको ड्राफ्ट करेगा। कैसे ड्राफ्ट, जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ड्राफ्ट करेगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप सभी को? ये आमतौर पे देखिए कार्य पद्धति है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ का काम सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, क्योंकि जब ये कोई भी पत्र को पढ़ के उसकी नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम करते हैं, तो उसके बाद पत्र यहीं से शुरू होता है आपका, क्योंकि अब ये प्रॉपर ऑफिशियल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से उस लेटर की शुरुआत होती है। यहां पे जो पत्र की ड्राफ्टिंग हो गई, वो शासन के सभी स्तरों तक पहुंचती है। यहां से पत्र कहां पहुंचता है, शासन के सभी स्तरों तक पहुंचता है। फिर शासन के सभी स्तरों तक ये पत्र पहुंचता है। सभी स्तर मतलब समझ रहे हैं ना, ये मंत्री से लेके सीएम तक पहुंच सकता है ये पत्र आपका, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान समझिएगा, पहले मैंने एक क्रम बताया आपको। आपने पत्र भेजा, मान लीजिए आम जनमानस ने पत्र भेजा, वो किसी भी डिपार्टमेंट कार्यालय के पास पहुंचता है, विभाग के द्वारा संबंधित अनुभाग को भेजा जाता है। अनुभाग में एसओ होते हैं, एसओ मार्क करते हैं कि किस आरओ के पास जाना चाहिए, कार्य का आवंटन करते हैं, एआरओ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और इसके बाद आरओ उसको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब क्या होगा, ये पत्र जो आपका लिखा गया है, इस पत्र को क्या किया जाता है, अगेन फिर से एसओ के पास भेज दिया जाता है। जो सेक्शन ऑफिसर है, जिसने जो है पत्र को भेजा था आरओ के पास, उसके पास अगेन भेज दिया जाता है। अब एसओ क्या करता है, पत्र को पढ़ता है पूरा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो ये ऊपर अधिकारी तक पहुंचेगा। अब यदि पत्र को पढ़ने के बाद एसओ को यह लगता है कि पत्र में कुछ संशोधन होने चाहिए, तो फिर से आरओ के पास भेज करके संशोधन करवा सकता है, ठीक है। मतलब कोई यदि एसओ को लगता है कि यहां पे बदलाव होने चाहिए, कुछ चीजें और व्यवस्थित होनी चाहिए, कम लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है, तो एसओ का काम, अनुभाग अधिकारी का काम क्या होता है, अनुभाग अधिकारी का काम होता है कि उस पत्र को अगेन संशोधित करवाना। यदि पत्र सही है तो फिर से एसओ के बाद वो पत्र जाता है एआरओ के पास। एआरओ क्या करेगा, फिर से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अगेन, क्योंकि अब क्या हुआ है, इस बार पत्र जो है फिर से रजिस्टर मेंटेन होगा, क्योंकि इस बार ऑफिशियली पत्र आपका बनाया गया आरओ के द्वारा। तो इस पत्र को भी मेंटेन किया जाएगा, प्रॉपर रजिस्टर में उसको लिखा जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर में लिखने के बाद फिर से एसओ के पास भेज दिया जाएगा। अब एसओ के बाद लेटर अब शासन के सभी स्तरों तक पहुंचता है। मैं एक बार थोड़ा सा शासन के कुछ स्तर आपको बताता हूं। एक होता है आपका अंडर सेक्रेटरी का पद, ठीक है। एसओ के बाद पत्र कहां जाता है, अनुसचिव को। क्या बोलते हैं, अनुसचिव, इसी को बोलते हैं हम अंडर सेक्रेटरी। अनुसचिव या अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है। अब देखो, राज्य में ये पोस्ट होनी चाहिए, हर राज्य में अलग अलग पोस्ट होती है, यूपी की बता रहा हूं मैं यहां पे जितनी भी, ठीक है। अब जो है यूएस के बाद हम कहां जा सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी के बाद वो लेटर जाता है डिप्टी सेक्रेटरी के पास, डीएस के पास जाता है, इसको बोलते हैं उप सचिव, ठीक है। उप सचिव के पास लेटर जाता है। डीएस के बाद ये लेटर जाता है जेएस के पास, जेएस मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, जो आपके संयुक्त सचिव होते हैं उनके पास लेटर जाता है। इसके बाद ये जाता है स्पेशल सचिव के पास जाता है, एसएस या वीएस या विशेष सचिव। ये अगला लेटर जाएगा विशेष सचिव के पास, स्पेशल सेक्रेटरी के पास जाएगा। इसके बाद ये पहुंचता है एस के पास, सचिव के पास लेटर जाएगा। इसके पास ये जाएगा पीएस के पास, प्रमुख सचिव के पास जाएगा आपका। इसके बाद ये कहां पे जाएगा, एसीएस के पास जाएगा, एसीएस के पास जाएगा। ये कौन है आपके, अवर मुख्य सचिव हैं, अवर मुख्य सचिव के पास जाएगा। और यदि मुद्दा बहुत गंभीर हुआ तो संबंधित मंत्री के पास भी जा सकता है, और भी ज्यादा गंभीर हुआ तो मुख्यमंत्री के पास भी जा सकता है, ठीक है। ये आपका सीएम के पास भी मैटर जा सकता है। ये आपका पूरा का पूरा एक हायरार्की है।
अब जब सीएम के पास कोई भी जो है पत्र पहुंच जाता है, इसके बाद उससे संबंधित कार्यवाही, देखो वैसे तो इस लेवल में कहीं ना कहीं पे कार्यवाही होती है, सबके साइन होंगे, सबके दस्तखत होंगे, एक लंबी प्रक्रिया है आपकी। इसके बाद सीएम के पास मान लीजिए या तो एसीएस मामला सुलटा देंगे, ज्यादातर 90% केस यही होते हैं, लेकिन मामला बहुत गंभीर है तो फिर मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात भी पहुंच जाती है ना। इसके बाद इसको वापस फिर आरओ के पास भेजा जाता है। वापस किसके पास जाएगा ये पूरा का पूरा, अगेन फिर वापस आरओ के पास आ जाएगा ये पत्र, ठीक है। अगेन ये किसके पास आ जाएगा, आरओ के पास, और आरओ ही शासन आदेश पारित कर देंगे। शासनादेश ऊपर से ही पारित हो जाता है आपका ये आपका पूरा का पूरा एक हायरार्की है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? देखो काम तो ऐसे ही होता है, एक प्रोसीजर है काम का, हर चीज का, ठीक है। हो सकता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है यहीं पर ही सॉल्व हो जाए बीच में ही, मैं तो आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। तो आरओ का काम क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी शिकायतें आती हैं, उनको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है, ये एक समीक्षा अधिकारी का काम होता है। एआरओ का काम क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन का काम एआरओ का होता है। शायद मुझे लगता है कि आप एक बार इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल, प्रोसेस तो सरकार का प्रोसेस तो लंबा होता ही है ना, कोई भी काम करने में टाइम लगता है। कई बार हम लोगों को क्या लगता है ना, चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। भाई देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको एक बात सिखाता हूं, आने वाले फ्यूचर के अधिकारी हो आप लोग। शासन का मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वहां पे वो एक सिस्टम के हिस्से हो, आप सिस्टम नहीं हो पूरा का पूरा, है ना। एक पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का आप एक छोटा सा हिस्सा बनोगे, वही उसी को हम सिस्टम कह रहे हैं, जिससे देश चल रहा है, जिससे राज्य चल रहे हैं, है ना। तो जब आप सिस्टम के हिस्से बनोगे तो आपको यह समझना है, अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को और भी आसान करने की कोशिश की जा रही है। सीएम पोर्टल्स बना दिए गए हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि भाई डायरेक्टली उनको जो है, जैसे एक सीएम पोर्टल भी होते हैं, सीएम पोर्टल पे आप कोई भी प्रॉब्लम दे देंगे, तुरंत कॉल सेंटर से कॉल आ जाएगा, संबंधित विभाग और डिपार्टमेंट को सूचना दे दी जाएगी। जैसे आप लोग के आसपास कोई समस्या हो रही है ना, तो आप चाहें तो सीएम पोर्टल पे कॉल कर सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत मतलब त्वरित गति से काम होता है सीएम पोर्टल में काम। ऐसे ही पीएमओ में भी कॉल कर सकते हैं आप, पीएमओ में भी आप मतलब डायरेक्टली आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। बट अब वही है, आम आदमी फंस के रह जाता है चीज़ों में, ऊपर तक बात पहुंचाने में बड़ा उसको, एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा चीज़ें समझ नहीं पाता है। तो ये तो आपकी, मैं आपके इसका महत्व बता रहा हूं, कुछ महत्व समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब सोचो आईएएस पीसीएस अधिकारी कहां बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं ऊपर। ये जितने मैंने आपको बड़े बड़े पद बताए ना सचिव लेवल के, ये सब आईएएस पीसीएस लोग हैं। ये जितने पद बताए आपको, एसीएस हो गया, पीएस हो गया, एस हो गया, वीएस हो गया, जेएस हो गया, डीएस हो गया, यूएस हो गया, ये सब बड़े बड़े पद हैं। ये सारे बड़े अधिकारी हैं, सब आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। आरओ आपका जो है नीचे काम करते हैं। चलिए कुछ तो पता चला आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से बन जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम पे समीक्षा अधिकारी हैं, और लखनऊ सचिवालय में भी हैं, और वहाँ से कई बार जो है बातचीत होती है, तो कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है उनसे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो देखो काम है, आमतौर पे आप लोग को पता नहीं रहता काम को लेकर के, तो मैं आपको ये एक रफली आपको एक आइडिया रहे कि आरओ काम क्या करते हैं, बच्चों को ये पता नहीं रहता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम में मैंने कुछ बताया है, अभी पूरा सिस्टम नहीं बताया है। पूरा सिस्टम कभी, मेरी देखो बहुत समय से इच्छा है कि मैं आपको शासन व्यवस्था की क्लास लूं। पॉलिटी मैंने बहुत बार पढ़ाया आप लोगों को, शासन व्यवस्था की क्लास जब कभी लूंगा तो उसमें मैं पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, कैसे हमारी विधायिका काम करती है, कैसे कार्यपालिका काम करती है, कैसे पूरा का पूरा हायरार्की क्रिएट की हुई है। तो वो सब उसके अंतर्गत गवर्नेंस का ही पूरा टॉपिक है ये। चलिए, तो ये तो एक बात हो गई। अब मुद्दा यह है कि देखो अभी आपका फॉर्म आ जाएगा आरओ का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का आपका फॉर्म आने ही वाला है।
मुद्दा है कि आपकी तैयारी कितनी है। फॉर्म तो आ जाएगा, आयोग अपना एग्जाम ले लेगा, आपकी तैयारी के क्या हालात हैं, आप तैयारी कर कैसे रहे हैं और तैयारी होनी कैसे चाहिए, इसके बारे में पता एक ही तरीके से चलता है, ठीक है। और मैं आपकी क्या मदद करूंगा। पहली बात तो आप लोग के लिए स्पेशली एक बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। बैच आपको जो ऑफिशियल ऐप है ना वहां पे आपको मिलेंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिलेगी, बट फिर भी मैं एक बार अभी आपको सिलेबस का डिस्कशन कर देते हैं। एक बार हम लोग डिटेल में समग्रता में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि आरओ का पाठ्यक्रम क्या है। बहुत कम टाइम में इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको समझ में आएगा, मैं समझा रहा हूं, समझ में ना आए, ठीक है। चीजें आपको जितना मैं बताता जाऊं सब समझ में आएंगी, दिमाग में बैठेंगे आपके। तो ये हमने हायरार्की समझा दी, मैंने थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में भी आपको बता दिया, ठीक है। और यही मतलब लगभग कई जगहों पे स्टेट वाइज भी अलग अलग हो सकता है, बट मैं यूपी के लेवल का आपको बता रहा हूँ कि यूपी में इस तरीके से चीजें हैं। और मैंने आपको अर्हता भी बता दी, अर्हता में तो किसी को इश्यू नहीं है ना। शिवांगी तिवारी जी, क्लासेस आपकी, कोर्स तो आपका पेड होगा, जो ऐप में कोर्स रहेगा वो कंप्लीटली पेड कोर्स रहेगा। यदि आप उसकी तैयारी करेंगे तो कंप्लीटली पेड कोर्स है, आरओ प्लस निजी सचिव के लिए। लास्ट में जानकारी दूंगा बैच के लास्ट में कैसे जुड़ेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस बताने वाला हूँ कि पाठ्यक्रम क्या है एग्जैक्ट। पाठ्यक्रम को आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि पैटर्न क्या है इसका लेकर के, और पैटर्न के हिसाब से कैसे आपको तैयारी करनी है, और संस्थान आपकी कैसे मदद करेगा। देखो, एक तो मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है 5:30 बजे। अब समस्या आप लोग है कि आप लोग एक नंबर के आलसी आदमी हो। 5:30 बजे यदि जग जाओ तो मंडे टू फ्राइडे मैं गारंटी लेता हूं करंट अफेयर्स से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की तो लाइव क्लास है, और ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं वो भी उस करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ेंगे। करंट अफेयर्स तो वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको प्रॉपर। अब बाकी चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, यहां पे एक बार आपको पूरा पाठ्यक्रम बता दे रहा हूं आरओ का। देखिए, परीक्षा 2 चरणों में होगी आपकी। टाइपिंग टेस्ट जहां पे जरूरत होगी वहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा। कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट भी है, वो बाद में है, सबसे अंतिम प्रक्रिया आपकी टाइपिंग की है। पर वैसे परीक्षा आपकी 2 चरणों में है, प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा। मैं आरओ की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एआरओ की 3 चरणों में है। एआरओ का बाद में भी लेकर के आऊंगा, आरओ का पहले समझ लो। जो अभी वो माफ करेगा, एआरओ नहीं, एपीएस का, एपीएस है ना, एपीएस की 3 चरणों में है। उसके 3 चरण क्या है देखेंगे। आरओ में क्या है, एक तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, थोड़ा ध्यान दें, अब अटेंशन दें, ये जरूरी है आपका। पहले तो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जैसे आप फॉर्म भर दोगे, सब कुछ करोगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, और फिर फाइनली आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना होगा। प्रीलिम्स में एक तो आपका सामान्य अध्ययन आएगा, मैं 100% ये आपका तैयार करवा दूंगा। बैच में हम 100% इसको तैयार कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें 140 प्रश्न आएंगे आपके। कितने आएंगे? 140 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अब इसमें है क्या क्या, देखो 2 घंटे की समयावधि होगी, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। 140 नंबर का पूर्णांक है। क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल होते हैं इसमें। एक तो सामान्य विज्ञान है आपका, ठीक है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत का राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था और संस्कृति है, ठीक है, भारतीय एग्रीकल्चर है, कृषि वाणिज्य और व्यापार से, जनसंख्या है, पर्यावरण है, नगरीकरण है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, और ये करंट अफेयर्स है आपकी। और ये सामान्य बौद्धिक क्षमता से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, कल्चर, ये वही है जीएस के जितने भी टॉपिक हैं। हम ये सारे टॉपिक आपके कवर कराएंगे 1 to 1, जितने भी हैं बैच में कवर होंगे, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वो है हिंदी का। 60 नंबर की हिंदी आती है प्रीलिम्स में ही। ये आपकी लगभग यहाँ पे जो प्रीलिम्स में आती है वोकैबुलरी है आपकी, ठीक है। एक तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपको वोकैबुलरी तैयार करना है। एक तो विलोम शब्द याद करने हैं। अब ये विलोम शब्द इतने आसान नहीं होते, वहां पे एग्जाम हॉल पे होश नहीं, मतलब हवा नहीं लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना है। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये 6 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। 6 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है। इसमें कुछ टॉपिक तो आपको याद करने, रटने हैं,
ठीक है, कुछ आपको समझने भी है, जैसे विशेष और विशेषण आपको पूरा समझने वाला टॉपिक है, समझ करके फिर आप उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ आपको रटने हैं, मतलब हिंदी को लेकर के आपको कई जगह पे चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। पर्यायवाची शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे, विलोम शब्द आपको याद ही करने पड़ेंगे, वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी आपको समझनी पड़ेगी। ये भी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है कि हिंदी को लेकर आपकी समझ कितनी है, ठीक है। और अनेक शब्दों का एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा, तत्सम और तद्भव भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और पर्यायवाची भी याद करना। तो दो टॉपिक इसमें समझने के, वाक्य और वर्तनी शुद्धि। तो ये क्लास में चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, क्लास में आपकी डिटेल में पूरी ये 60 नंबर की हिंदी। और साथ में देखो कुछ आपको बुक भी लेकर के चलना है, कुछ आपको स्पेसिफिक एक बुक लिस्ट वाला वीडियो मैंने जारी किया था, इन डिटेल आपको पूरा आजाद है इस एकेडमी में पब्लिश भी है। बाकी में जो बैच होगा वहां पे सारी चीजें उपलब्ध भी कर देंगे। प्रिंस द्विवेदी जी लगातार पूछ रहे हैं सर एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा। मुझे एक बार प्रिंस जी आप बताएं, क्या आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? आयोग ने तो अभी बोल दिया कि फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म आपका अभी गया, आ जाएगा, मतलब फॉर्म की टेंशन मत लीजिए। एपीएस का बोला था, एपीएस का देखो आ गया है, आरओ का भी आ जाएगा। क्या आपने ओटीआर कर लिया है? अभी आयोग ने रिमाइंडर करवाया था, आपको पता है आयोग का एक नोटिफिकेशन आया था कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा आयोग की वेबसाइट पे। तो आप ओटीआर करके रखिए, फॉर्म आपका आ जाएगा। इलेक्शन से पहले पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे, प्रीलिम्स के। प्री का एग्जाम अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो आप मान के चलिए 100% आपका इलेक्शन से पहले पहले प्री का एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर या जनवरी मान के चलिए, एग्जाम होगा ही होगा हर हालत में। मैं दिसंबर को भी टारगेट करके चलते हैं तो भी अभी टाइम है हमारा कि हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है। जो भी समय होगा देखा जाएगा, बट ओवरऑल आपकी मतलब टेंशन ये नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपका हिंदी वाला सेक्शन है प्री का। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में, मेंस का क्या होगा आपका। मेंस में देखिए वही बात है, एक तो आपका समान अध्ययन का पेपर है 120 नंबर का, ये मेंस है। और हम प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर चलेंगे, ऐसे नहीं कि प्री अलग पढ़ रहे हो मेंस अलग पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होता है, चीजें एक साथ ही लेकर के चलनी होती है। नहीं, इसमें कंप्लीट तैयारी करनी है हमें, प्री मेंस दोनों में कोई अंतर नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे समान अध्ययन जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है ना, इसका सिलेबस वही है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया है, बस उसको अच्छे से तैयार करना है। तो देखो आप देखिए जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, 140 नंबर की प्री में जीएस है, 120 नंबर की यहाँ पे है, ठीक है। तो जीएस को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। हिंदी में आपका एक पेपर तो होगा समान हिंदी और आलेखन का, ये आपका टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, समान हिंदी और आलेखन का टोटल 120 नंबर का, जिसमें देखिए आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। और गद्यांश में शीर्षक, सारांश और रेखांकित शब्द जैसे यूपीपीसीएस में आता है वैसे ही पूछा जाएगा आपका। इसके बाद पत्र लेखन आएगा आपका, सरकारी पत्र आपको लिखना आना चाहिए, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, तार, अनुस्मारक, रिमाइंडर्स भी आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। काम ही यही है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कार्यालय आदेश कैसे निकालते हैं, नोटिफिकेशन कैसे निकालते हैं, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, टिप्पणी, विज्ञप्ति, ज्ञाप, परिपत्र, कार्यालय, ये सब आएंगे आपके। ये सब मैं बैच में आपको प्रॉपर विद ड्राफ्ट एंड एग्जाम्पल आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद कुछ शब्दावलियां आएंगी, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां आपकी आएंगी। अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द और हिंदी से अंग्रेजी में आपको 5 शब्द। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी आपकी हिंदी में। और इसके बाद कंप्यूटर का भी सेक्शन होगा। तो ये तो आपका पहला वाला खंड है। पहले खंड में क्या है आपका, समान हिंदी है और आलेखन है। तो इसमें एक कंप्रीहेंशन आएगा, पत्र लेखन आएगा, प्रशासनिक शब्दावली आएगी और कंप्यूटर का नॉलेज आएगा। ये 5 टॉपिक तो आपके इसमें आएंगे। मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेंस की बात चल रही है। और अभी मैं एपीएस वालों के भी सिलेबस को देखूंगा, एपीएस का सिलेबस भी है हमारे पास। दूसरा है आपका ये खंड बा। देखो हम पहले एक बार चीजों को समझें तभी हम एग्जाम दे पाएंगे, बिना समझे एग्जाम को हवा में तुक्के में देने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखो वही टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स में थे, ये मेंस में अगेन विलोम शब्द आएंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तद्भव तत्सम आएंगे, विशेष विशेषण आएंगे, वाक्य और वर्तनी शुद्धि आएगी। ये हिंदी के इस बार ये टोटल जो टॉपिक है ना आपके 5 टॉपिक आएंगे इस बार, टॉपिक इस बार 5 आएंगे। उसमें कितने थे, 6 टॉपिक थे। उसमें पर्यायवाची था, यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची को हटा दिया गया मेंस में। तो एक तो देखो पहले खंड में 120 नंबर का आपका ये है पत्र लेखन और आलेखन वाला, ठीक है। दूसरे खंड में आपका शब्द ज्ञान और व्याकरण है। तीसरे खंड में आपका निबंध है, निबंध आएगा आपका,
3 प्रश्न निबंध के होंगे, जिसमें से आपको निबंध लिखना होगा शब्द सीमा के साथ। यहां पे देखिए 3 निबंध आपको लिखने हैं। 600 शब्द का एक निबंध होगा और 40 नंबर यानी 120 नंबर की निबंध लेखन भी आपका आएगा। ऐसे राइटिंग भी मैं करवा रहा हूं आप लोगों की। तो देखिए ये तो आपका पूरा आरओ का सिलेबस है, 2 चरणों में होगा। जिन पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता होगी वहां पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो ये आरओ की वैकेंसी को लेकर है। अब मुझे एक बार बताएं, बैच आपका आज से शुरू करेंगे, आज से मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके बैच के। बैच की जानकारी आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है हमारा, ठीक है। जो हमारे ऑफिशियल ऐप हैं गूगल, इसके वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, तो आप लोग वहां से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आजाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी का डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कंप्लीट रिवीजन कोर्स आ चुका है, आपका नया बैच है और वहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी, ये सारे टॉपिक कवर होंगे सारे। इसका एक प्रॉपर टारगेट दिया जाएगा, मैं अभी टारगेट आपको बताता हूं। तो ये तो प्री और मेंस, और जो मैं आपको बताऊंगा अभी से मेंस लेकर के चलेंगे। अभी से इससे अपना तैयार कर लीजिए, अभी से पत्र लेखन तैयार कर लीजिए, अभी से वोकैबुलरी पूरी रट लीजिए आप, है ना। तो एक तरफ हिंदी चलेगी और दूसरी तरफ जीएस का सेगमेंट चलेगा आपका। आरओ का अच्छा हो जाएगा आपका पूरा का पूरा मामला। अब दूसरा है जो अपर निजी सचिव वाले बच्चे हैं, अभी एपीएस का भी आपका फॉर्म चल रहा है। वैकेंसी जो लोग भरना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, वो लोग कर सकते हैं इसमें। अब इसमें भी देखिए ये आपकी पूरी परीक्षा 3 चरणों में है। प्रथम चरण, ठीक है, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 3 चरणों में ये एग्जाम है। आरओ का एग्जाम 2 चरणों में है, बट सिलेबस ज्यादा है आपका, मतलब प्री और मेंस। यहां पे आपके 3 चरण दिए गए हैं और 3 चरणों में बताया गया है क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो जो आपका रिटन वाला सेगमेंट है वो पूरा हम कवर करवाएंगे इसी बैच में। हम कंबाइंड आपको, जो बच्चे आरओ के बैच में जुड़ेंगे उनमें जो जीएस होगी लगभग कॉमन है हमारी। जैसे इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान, जीके वाला सेगमेंट है, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो लगभग ये मैच कर जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका जीके जितना भी होगा। इसके बाद हिंदी, अभी हिंदी को क्लियर नहीं किया कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक अभी आगे दिया है। हाँ, हिंदी का सिलेबस अभी क्लियर है, हिंदी आएगा और कंप्यूटर आएगा आपका। कंप्यूटर भी आपको बैच के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एपीएस का है। हमने कंबाइंड बैच ही बनाया है, दोनों का अलग अलग बैच नहीं बनाया, कंबाइंड बैच बनाया है, ताकि आपको जो है आसानी से दोनों को एक साथ ही आप लोग यदि फॉर्म भर रहे हैं तो कर ले। लेकिन अब इसके दूसरे और तीसरे चरण को समझ ले। दूसरा चरण आपका जो है ये एक तरीके से स्टेनो का जो आपका हैंड शॉर्ट हैंड होता है, आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। हिंदी में शॉर्ट हैंड है और कंप्यूटर टाइपिंग है, दोनों को लेकर है, 75 नंबर और 25 नंबर को लेकर के, ठीक है। आशुलिपि टेस्ट भी बोलते हैं उसको, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। 2 टेस्ट आपके ये है। यदि आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा चरण आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वाला पेपर है, पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा परीक्षा के 3 चरण इन्होंने बनाए हैं आयोग ने एपीएस को लेकर। अब इसमें जो रिटन वाला सेगमेंट है वो सारा करवाएगा संस्थान आपका, ठीक है। सामान्य ज्ञान पूरी होगी, सामान्य हिंदी हो जाएगी, कंप्यूटर का ज्ञान हो जाएगा और बाकी आपकी चीजें हैं, ठीक है, वो भी हो जाएंगी। अब आगे चलते हैं एक बार। देखिए यहां पे देखिए इसका पाठ्यक्रम दिया हुआ है पहले चरण का। प्रथम चरण का जो पाठ्यक्रम है आपका, एक तो जो सामान्य ज्ञान वाला सेगमेंट है, सामान्य ज्ञान में आपका शब्द संक्षेप आएगा, प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके लेखक आएंगे, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के संदर्भ में इतिहास आएगा, ये सब पढ़ाया जाएगा। शब्द संक्षेप हो गया, पुस्तकें, लेखक हो गए, ये आरओ में भी आपको ये टॉपिक याद करने हैं। विज्ञान होगा, भूगोल होगा, है ना, भारत का भूगोल होगा, भारत का संविधान होगा, खेल जगत होगा, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक और इमारतें होंगी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर्स होगी और कक्षा 8 की अंक गणित होगी आपकी। यहाँ पे मैथ के भी क्वेश्चन बोल रहा है कि पूछेंगे। इसके बाद देखिए आपका दूसरा खंड हिंदी का है 50 अंक का। तो यहाँ पे आपका एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश, शीर्षक, पत्र लेखन, कार्यालय, विभिन्न पत्र लेखन वगैरह आएगा आपका। मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची शब्द और आपका शब्दों के लिए अर्थ, मतलब ये अंग्रेजी से हिंदी। और ये सारे आपके आरओ में, ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। आरओ में सारे टॉपिक हैं और जीएस के सारे टॉपिक आपके आरओ में पूछे जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपका सेगमेंट है वो है कंप्यूटर नॉलेज का। कंप्यूटर नॉलेज में आपको पूरा बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए आपको, तभी कि आपको कंप्यूटर को लेकर के बेसिक टू एडवांस सारा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये पहला चरण है।
दूसरे चरण में आपका स्टेनोग्राफर का जो है, एक तो आशुलिपि हिंदी में, और इसमें दिया गया है कि 5 मिनट में आपका 60, मतलब इसमें डिटेक्शन 5 मिनट तथा यहाँ पे लिप्यंतरण के लिए 60 मिनट यहाँ पे दिया है। कंप्यूटर टाइपिंग को लेकर के भी दिया गया है, और हिंदी में कंप्यूटर टाइपिंग भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पे ये चीज बहुत क्लियर कर दे रहा हूं, आपका कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये तीसरा आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है जो कंप्यूटर की विशेष नॉलेज आपकी मांगता है। आपको कंप्यूटर इसमें एक बड़ा रोल अदा करता है। तो हिंदी कंप्यूटर में मतलब ये है कि बेसिक कंप्यूटर तो आपका संस्थान से करवा दिया जाएगा जो आरओ लेवल का है, बाकी प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड आपको सीखना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके आसपास कहीं पर भी जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे एपीएस वाले भी हैं क्या, तो आप लोग थोड़ा सा इनको सीखिए तभी हो पाएगा। ये एक प्रैक्टिस की चीज है, अभ्यास की चीज है। तो ये आपके पर्टिकुलर सिलेबस हैं, ये सिलेबस मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये देखिए आरओ का है, आरओ में जीएस प्री में 140 नंबर का जीएस है, 60 नंबर का आपका हिंदी है। इन दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी है आपको, मतलब क्वालिफाई नहीं, इसको पास करना, मेरिट में कट ऑफ में आना जरूरी है। और ये आपके पेपर हैं मेंस के, समान अध्ययन का 120 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रकार का, दूसरा समान हिंदी और आलेखन का पत्र लेखन का आपका जो है ये 100 क्वेश्चन आपके लगभग आपके, और सामान्य शब्द व्याकरण 130 इधर, और समान हिंदी आपके 120 का इधर, ठीक है। तो ये टोटल, हाँ ये टोटल आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे क्वेश्चन, नहीं ये आपके, हाँ 60 नंबर का पेपर यहाँ पे है, ये शब्द और व्याकरण को लेकर के। तो ये आपका सिलेबस है। पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से समझना है। मैं सिलेबस आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो ऐप होगा जहां पे कोर्स है आपका, उस कोर्स में ही सिलेबस की पीडीएफ ओपन करा दूंगा, ठीक है। तो एक बार वहां पे देख लीजिएगा। अनीता जी करें सर बहुत डिमांड है भाई, कोई भी एग्जाम होगा, यूपीएससी यूपीपीसीएस से तो कम ही है, यूपीपीसीएस में ज्यादा डिमांड है, बट एटलीस्ट ये है कि आपको हिंदी, जीएस, कंप्यूटर, इन तीन का एक विशेष नॉलेज यदि है तो आपके लिए आरओ और एपीएस की परीक्षा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक बातें आपको मैंने कुछ बता दी। और अब मुझे एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कुछ आप क्वेरी भी करें, आप लोगों के जो कमेंट हो उन कमेंटों को मैं रिप्लाई करूंगा। हम आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के देंगे। एक तो देखिए मेरी सुबह क्लास होती है, जो आपका बैच चलेगा, बैच आपका कहां पर ओपन होने जा रहा है, बैच आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक होगी, आजाद आईएएस एकेडमी और आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी में। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा एक शेड्यूल दूंगा, इस शेड्यूल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। कि आप और करंट अफेयर्स के लिए एक तो 2 लाइव सेशन होंगे आपके, मंडे टू फ्राइडे 2 लाइव सेशन। एक तो सुबह मॉर्निंग में होगा, मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स के लिए 5:30 बजे जगना होगा। करंट अफेयर्स के लिए 5:30 बजे। आप लोग कितने लोग करंट की क्लास में रहते हो, मेरे बताओ कितने लोग करंट की क्लास में रहते हो। देखो सुबह सुबह बढ़िया जग भी जाओगे इसी बहाने। करंट की क्लास में कितने लोग रहते हैं आप में से, कितने लोग करंट की क्लास में रहते हैं। देखो करंट मैं आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में करा दूंगा, ठीक है। और एक तो ये 5:30 बजे का सेशन है, इसमें मेंस आंसर राइटिंग में कोई ऐसा है नहीं कि लिखने वाला सेगमेंट है। हाँ ऐसे की क्लास आप लिखना सीखें से कर लीजिएगा, बाकी बैच में मिलेगी। बैच में ऐसे की क्लास, पत्र लेखन की क्लास सब बैच में मिलेंगे आपको, ऐसे पत्र लेखन हिंदी मेंस वाला जितना भी है। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास 5:30 बजे एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और दूसरा जो है एक शाम को भी आपका सेशन होगा, ये लाइव सेशन होगा जिसमें जीके जीएस आपका पूरा कवर होगा। जीके जीएस, एपीएस प्लस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सबका है इसमें, आईएएस पीसीएस और जितने भी आरओ एपीएस है ना, यूपीपीसीएस सबका है आपका। तो ये जीके जीएस में इतने टॉपिक मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ये आजाद आईएएस एकेडमी में शाम को 7 बजे कार्यक्रम है, ये 7 PM। एक तो सुबह 5:30 बजे था करंट अफेयर्स वाला, करंट अफेयर्स वाला कितने बजे है, 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में एग्जाम इंडिया में। ये उठ पाना आप लोगों के लिए यदि चैलेंजिंग नहीं है तो फिर मान लीजिए कि करंट आपका अच्छा हो जाएगा। और शाम को 7 बजे ये लाइव सेशन है। बाकी पूरे दिन बैच का शेड्यूल रहेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको क्लास करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ये 2 सेशन लाइव और प्लस आपका बैच, ये बैच को लेकर एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा,
ठीक है, इस शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे। अब एक बार मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपके जो भी क्वेश्चन हो, इसके बाद फिर मैं बैच को आप लोग को बता दूंगा कि तैयारी कैसे करना है आपको। बैच में साथ में आपको एक वीकली टारगेट भी रहेगा कि कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ना है, क्या आपको करना है। ठीक है, किताबों की एक लिस्ट आपको मिलेगी, आप उस लिस्ट को भी जो है साथ में प्राथमिकता दीजिएगा। देखो बहुत सारे लोग घटना चक्र वाले भी रहते हैं कि भैया घटना चक्र से सर हो जाएगा क्या, घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बस, इन डेप्थ नहीं है। तो इन डिटेल के लिए आपको बैच से भी जुड़ना पड़ेगा और साथ में मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा, वो किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बुक लिस्ट का वीडियो आपका मैंने पब्लिश किया था आजाद आईएएस एकेडमी में, बाकी आपको मैं बैच में भी अवेलेबल करा दूंगा बुक लिस्ट का। भगवान सिंह जी, संडे को आपका रिवीजन क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होगी, मंडे टू फ्राइडे 5:30 बजे वही टाइम रहेगा। संडे टू संडे जो है मैं आपको ये हो सकता है कि इस तरीके के सेशन परीक्षा रणनीति को लेकर आपको सेशन ले पाऊंगा। कोमल कश्यप जी, अभी मैंने एस्से के बारे में बताया ना, 600 शब्दों में लिखने होते हैं आपको एस्से, और एस्से में टॉपिक पहले से फिक्स हैं कि ये टॉपिक से एस्से आएंगे। देखिए ये एस्से के टॉपिक हैं, या तो साहित्य, जैसे 3 एस्से लिखने हैं आपको, तो टोटल हर एक सेक्शन में 3 एस्से दिए होंगे, एक चुनना है आपको साहित्य संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, दूसरे उसमें विज्ञान एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, फिर आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार क्षेत्र, और तीसरे नंबर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इसमें। जो लोग ऑलरेडी कोई बड़ा फाउंडेशन बैच जैसे यूपीपीसीएस का बैच ले चुके हैं ना, वो जो है जो आपको टारगेट दिए जाए ना उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी इसका देखो, इसका कंटेंट अलग रहेगा प्रॉपर, और आपके लिए मैं अलग से एक सेशन बना दूंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। अब एक बार बात कर लेते हैं जो लोग तैयारी करेंगे बैच को लेकर के, ठीक है, बैच को लेकर बात कर लेते हैं। जितने भी बच्चे हैं, और कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप क्वेरी आप अपनी पूछ सकते हैं मुझसे। इसके लिए एक स्पेशल बैच आपका आ रहा है आरओ के लेकर के,